Hello guys, this is Ashutosh again welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज जो हमारी चल रही थी उसमें हमने सेंट्रल फोर्स मोशन भी जो है खत्म खत्म कर चुका है। तो उसके बाद हम जो अपना नया टॉपिक आज चालू करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन। और ये भी ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर के बीच में कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं कि मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजों में इसके मतलब क्वेश्चंस में इसका भी जो है यूज आ जाता है। जैसे जी इफेक्टिव का यूज हो जाता है ना। इफेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, इसके क्वेश्चंस आप देखें ऑसिलेशन वगैरह में इसके क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। और डायरेक्ट इससे जो सैटेलाइट वाले क्वेश्चन आते हैं, केपलर लॉ से क्वेश्चन आते हैं, टाइम पीरियड वाले है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है ना। तो इसलिए ये एक प्रकार से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे जितना सेंटर फोर्स है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है एक प्रकार से। देखो पढ़ना तो सभी पढ़ेगा क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए मैं आप कोई नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा, बस बात नहीं है ना। और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो थ्योरी पार्ट पे अभी कवर करेंगे है ना, सारी की सारी चीजें जो आपको जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीजें मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे पहले जो मेरा टॉपिक बनता है इसमें क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। क्या होता है, ग्रेविटेशन की शुरुआत ही कहाँ हुई है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये तो चीज ऐसी है कि जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं है ना, क्लास 9 से आपको बताया जाता है, सीबीएसई बोर्ड के अगर आप हैं तो। क्या होता है देखो शुरुआत में क्या होता है, 4 प्रकार के फोर्सेस होंगे, फंडामेंटल फोर्सेस आपने पढ़ेंगे। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, और एक होता है वीक फोर्स है ना, वीक फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जो भी सारे फोर्सेस हैं इनको चारों अभी तक जितना माना जाता है कि चारों चीजों में क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात यह है कि कई साइंटिस्टों ने क्या किया कि दो दो फोर्सेस को यूनिफाई करने की कोशिश की है ना। किन्हीं दो फोर्सेस को यूनिफाई करने की कोशिश की। आइंस्टीन जब खत्म हो रहे थे, जब अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में थे, तो वो ये दोनों फोर्सेस को यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक ग्रेविटॉन्स के कारण ऐसा माना जाता है कि ये फोर्स लगता है ना। चलो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अब अभी, ठीक है। फिलहाल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आप सभी को पता है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल एक, अगर दो मासेस हैं M1 एंड M2, अगर दो मासेस एग्जिस्ट कर रहे हैं है ना, अगर दो मासेस एग्जिस्ट करते हैं और उनके बीच का उनके सेंटर का डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकल सेंटर का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उनके प्रोडक्ट पे, मासेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे है ना। और उनके जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। तो इसके लिए हम ऐसा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा के ऐसा फॉर्मूला लिख लेते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, -r की डायरेक्शन, मतलब कि हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसलिए आप देखेंगे कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होती है, आपकी निगेटिव होती है, क्योंकि मैंने बार एनर्जी पावर में बताया था अट्रैक्टिव फोर्सेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है ना। ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, आपको इनबिल्ट तरीके से आपको ये खुद ही सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसा क्यों होता है। रिपल्सिव फोर्स जो होता है, रिपल्सिव फोर्स है ना, जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। और जो दोनों होते हैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये सारे इस केस में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल होते हैं, ठीक है। ये बात पता है ना। ये कहीं ऐसे छोटी छोटी जगह पे आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं ये सब चीजें, क्योंकि इससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठती है कॉन्सेप्ट की, है ना। ठीक है। साथ ही साथ आप इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है हिस्ट्री में कि आप मुगल एरा पढ़ रहे हैं है ना, फिर उसके बाद आपने पढ़ लिया कि चोल चोल के एरा में क्या हुआ। इंटरलिंक करना पड़ेगा चीजों को। हाँ उसमें भी करना पड़ता होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें नहीं करना पड़ता होगा। चलो ठीक है। लेकिन फिजिक्स में तो मस्ट है ना। तो सबसे पहले क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या होता है ना। चलो, ऑलवेज अट्रैक्टिव पहली चीज तो, ऑलवेज अट्रैक्टिव है ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर सबसे पहले है ना। सेकेंडली क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। व्हाट वुड बी आवर थर्ड पॉइंट है ना, इट एक्ट्स ओनली फॉर पॉइंट मासेस, ओनली फॉर पॉइंट मासेस के लिए ही एक्ट करता है ना। ये दो पॉइंट मासेस हैं उनके लिए ही एक्ट करेगा,
ठीक है। और बेसिकली बात यह है कि ये क्या सिग्निफिकेंटली हैवी बॉडीज के लिए ही एक्ट करेगा, है ना। सिग्निफिकेंटली हैवी बॉडीज के लिए ही एक्ट करेगा। एक्ट तो करता है देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे भी, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम होती है क्योंकि इनके मासेस है ना 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है 10⁻⁻27 kg, है ना। ये इसके अप्रोक्सीमेट इनका मास है ना। इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10⁻, कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो कुछ 58 के आसपास होगा, है ना। और उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने आपको भी नहीं लिखवाई है, सॉरी। इसकी वैल्यू यहाँ नोट कर लो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ब्लू से दिखेगा नहीं, डेट का नहीं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको नहीं लिखवाई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 पर एफ सी होती है मेरे ख्याल से, है ना। और यूनिट आप निकाल लो यार, इसकी वैल्यू न्यूटन में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, है ना। ये रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसके बाद इसमें -11 का और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 10⁻⁻16। क्या होगा, कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा न्यूटन में। इतना छोटा फोर्स है ना, इतने छोटे फोर्स के लिए एक्ट नहीं करता, इसलिए बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंटली किसके बीच में एक्ट करता है, सिग्निफिकेंट किसके बीच में एक्ट करता है, हैवी ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है ना। और तो यहाँ पे लिख लो, यूनिट लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंटली अच्छे से लिख देता हूँ। सिग्निफिकेंट फॉर हैवी ऑब्जेक्ट्स, हैवी बॉडीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ व्हाट, भी हम पढ़ के आ रहे हैं, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है, देखो भाई सेंट्रल फोर्स है। और इसका फॉर्म किस प्रकार से, सेंट्रल फोर्स में अगर मैं एफ आर आर कैप होता है ना फॉर्म, है ना। यही होता है ना सेंट्रल फोर्स, एफ आर कैप, है ना। फंक्शन ऑफ आर, है ना। रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक फिक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना। और साथ ही साथ जो भी फंक्शन है इसका, फोर्स का फंक्शन, वो आर पे डिपेंडेंट है, इनके बीच की डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर ऐसा है तो भाई क्या क्या है, सेंट्रल फोर्स है। और एफ आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -k/r², ठीक है। इसके फॉर्म में -k/r², माइनस के की वैल्यू क्या है, -GMM, M1 M2, ठीक है। -GM1 M2, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये चीज नोट कर लेना, क्या है, ये सेंट्रल फोर्स है। ये चीज ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ऑब्वियसली पता ही, मैं बता भी चुका हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करना, इट एक्ट्स इट एक्ट्स बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सेंटर एंड सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। एक ऐसा कोई मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली फोर्स के लिए ये बात ट्रू है ना। ये बात आपको जब देखेंगे, आप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी फोर्स लगता है क्या है, सेंटर और सेंटर के बीच में ही लगता है हमेशा फोर्स, है ना। ऐसा कभी नहीं होता। सेंट्रल फोर्स मतलब ये बात आपको पता ही है ना कि देखो यहाँ या ऐसा, ये दो बॉडीज है ना, तो ये दोनों ऐसे अट्रैक्ट नहीं होती कभी बॉडी, है ना। मान चलिए एक छोटा सा मास है, एक बड़ा मास है ना। तो यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास, सब जगह मास है, ठीक है। लेकिन ये जाके कहाँ चिपकेगा, हमेशा सेंटर की तरफ जाना चाहेगा, यहाँ जाके ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जाके यहाँ रख लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सेंटर टू सेंटर ही फोर्स लगता है बेसिकली, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है ना। एक चीज और नोट करिए, फिर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, है ना। देखो जनरली ये एक इंटरनल फोर्स की तरह ही एक्ट करता है ना। अगर देखो वो, ये सारी चीजें मतलब कई बार सिस्टम पे डिपेंड कर जाती हैं। देखो मैं अगर बात करूं आपसे, क्या मतलब कि आपको ये बात पता है कि कोई भी फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एक्ट करता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर में ही एक्ट करता है। अच्छा, अगर मैं एक दो सिस्टम की कंसीडर करना है ना, दो सिस्टम कंसीडर करना, सिस्टम वन एंड सिस्टम टू, ठीक है। सिस्टम वन एंड सिस्टम टू। सिस्टम वन में मेरे पास क्या है, एक मास है ना।
जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये मास है, मैं यहाँ इस पे क्या निकाल रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स निकालना चाह रहा हूँ। सपोज करो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे अगर मैं अप्लाइड फोर्स एफ लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है ना। अच्छा, तो इसमें इस ऑब्जेक्ट पे मैं कौन कौन से फोर्स सेट करवाता हूँ, है ना, कौन कौन से फोर्स सेट कर रहा है। एक तो हो रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको एम जी बोल देता हूँ, एक होता है ऊपर की तरफ, एक ऊपर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये दो फोर्स सेट कर रहे हैं, है ना। अगर नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो mg फोर्स है, जो mg फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम में मैं दोनों मासेस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ये जो फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, स्मॉल मास m पे लग रहा है। अच्छा, ये स्मॉल मास m इस पे, अर्थ पे, ये क्यों लग रहा है, अर्थ के कारण लग रहा है ना, अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही। अर्थ पे ऊपर की तरफ लगा रहा हो एक और ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू mg के बराबर ही हो, है ना, mg के बराबर ही होगी, ठीक है। लेकिन उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे सिस्टम में जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, जिसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो कौन सा सिस्टम है, वो मेरा मास, इस मास की स्टडी करना चाह रहा हूँ मैं। इस केस में सिस्टम में इस मास की स्टडी करना चाह रहा हूँ, है ना। बाकी सब में से मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग यूनिवर्स है, ठीक है, सराउंडिंग यूनिवर्स है। तो इस केस में मैं क्या, एक्सटर्नल फोर्स बन गया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। लेकिन मैं बात इस केस की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात आपसे इस केस की कर रहा हूँ। इस केस में मान के चलो मैं एक m ले रहा हूँ, दूसरा बड़ा कैपिटल M ले रहा हूँ, है ना। इनके बीच में इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg, है ना। दोनों पे इक्वल एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह एक्ट करेगा फोर्स, है ना। दोनों पे जब एक्ट करेगा तो क्या ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो क्या पूरे सिस्टम को अगर मैं देखूं, इन दोनों मासेस को एक सिस्टम मान के चलूं, तो क्या मेरे लिए इंटरनल फोर्स बन गए, है ना। देखो ना आपस में कैंसिल हो जा रहा है, इंटरनल फोर्सेस का सम क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स है इज एन इंटरनल फोर्स। समझ में आई बात? लेकिन वो मेरे सिस्टम पे डिपेंड करना चाहेगा कि मैं सिस्टम कौन सा कंसीडर करके चल, दो मासेस कंसीडर कर रहा हूँ जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अच्छा, ये एक बात तो आपको और पता ही है, क्या बोला मैंने, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है ना, तो ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर रहेगा, कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना, कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, अगर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक वर्क डन, वर्क डन, इसका मतलब क्या है, सिंपली वर्क डन, बार बार मैं बोलते जाता हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा पाथ लेके, किस पाथ से मैं लेके जा रहा हूँ उस पर डिपेंड नहीं करने वाला, है ना। मान के चलो तुम्हारे पास एक आलू है ना, यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास एक आलू है, ठीक है, ये आलू है मेरे पास, है ना। और यहाँ पे रखा है एक ड्रॉर, है ना, ड्रॉर। इस आलू को उठा के तुमको क्या करना है, इस ड्रॉर के अंदर डालना है ना। तुम उठा के ऐसे ले जाओ, है ना, तो भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ले जाओ, या फिर उठा के ऐसे रखो, ठीक है, तो भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू इग्नोर एयर रेजिस्टेंस, है ना, इसको जमीन में नहीं ले जा रहा हूँ, उठाना है तुमको, लिफ्ट अप करना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तुम काम कर रहे हो, है ना, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करने वाला है ये बात। तुमको नेचुरल इंस्टिंक्ट से पता ही, तुम कैसे भी उठा के रखो, तुमको उतनी हाइट तक उठा के रखना है तो उतना ही पहुंच जाएगा। और ये बात मैंने आपको डिस्कस की थी, आपको याद होगा, अगर ये एग्जांपल लेके मैथमेटिकली मैंने सॉल्व करके बताया था, ये वर्क एनर्जी एंड पावर वाले कोर्स में, ठीक है, स्पेशली इसके लिए ही सॉल्व करके बताया था, है ना। अच्छा, एक चीज और है, मान के चलो ये तो मैंने एक ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है ना। फॉर एन मासेस सिस्टम, फॉर एन मासेस सिस्टम, मासेस सिस्टम, एन मासेस का एक सिस्टम कंसीडर कर लो। ये मेरे पास स्मॉल मासेस हैं, ये मान के चलो एन मासेस हैं, है ना, M1 M2 Mn, ठीक है, M3, है ना, ऐसे करके खूब सारे मासेस, ठीक है। तो इनके बीच में म्यूचुअल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, इज विच इज व्हाट द सुपर पोजिशन ऑफ, मतलब इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनके बीच में, दो के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या है, मतलब एक फोर्स का इस मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है इस पूरे सिस्टम के कारण, है ना, क्योंकि एन मासेस हैं, एन मासेस है मेरे पास इस पे, है ना, एन मासेस हैं। तो इस मास पे, एम एन मास पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है वो किसके कारण लगने वाला है, इन सारे मासेस के, इन सारे मासेस के कारण जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके वेक्टोरियल सम के बराबर, ठीक है, उसके वेक्टोरियल सम के बराबर, मतलब Fg1 प्लस Fg2, है ना,
व्हाट एफ जी, एफ जी एन माइनस वन है ना, तो nth nth मास की बात कर रहा हूँ, तो n माइनस वन मासेस के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस मास पे कितना फोर्स लग रहा है ये मैं यहाँ पे लिख दिया है ना, ये। तो ये बात सबको पता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही होता है कि कॉलम फोर्स क्या होता है, वेक्टोरिकली ऐड हो जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये बात तो पता ही है आपको, कोई भी शक संशय इसमें तो है नहीं, है ना। ठीक है, अच्छा चलो ना हो गया। अगर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मान के चलो एक स्क्वायर है मेरे पास, यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो मैं आपसे बोलूँ इनके बीच में इस मास पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो निकाल लोगे ना वेक्टोरियल सम करके, है ना। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, कूलम्स लॉ में भी अपन ने किए थे, है ना, आपने किए होंगे कूलम्स लॉ वगैरह में, ठीक है। क्लास 12 के लेवल के क्वेश्चन है ना, ठीक है। इसके बाद जम करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो सॉरी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। देख लो ग्रेविटेशनल फील्ड होती क्या चीज है ना। मान चलो मेरे पास एक कैपिटल मास m था, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ सोर्स सोर्स मास, है ना, सोर्स मास। सोर्स मास की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो स्टैटिक होता है। क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कि सोर्स मास पे कोई और फोर्स जो है इतना इफेक्टिव नहीं होता कि उसको मूव करा सके, है ना। अच्छा, ये है मेरा टेस्ट मास। क्या है, टेस्ट मास, टेस्ट मास, ठीक है, स्मॉल m, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ टेस्ट मास, है ना। टेस्ट मास एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा सोर्स मास के कारण, है ना। वो फोर्स एक्सपीरियंस करता क्यों है वो फोर्स एक्सपीरियंस, क्योंकि ये सोर्स मास के कारण वो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना। इतनी बात तो बताइए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो लेकिन वो फोर्स लगता क्यों है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फील्ड इसके अराउंड फैली हुई है ना। तो क्या बोल दे देंगे, क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इनविजिबल इफेक्ट, इफेक्ट invisible effect that surrounds a source charge, that surrounds a source charge, source mass बोलना चाहिए, है ना, surrounds a source mass and exert a force on test mass, है ना। ये मेरे पास एक एनवायरनमेंट फैला हुआ है ना, कुछ ऐसा एक एनवायरनमेंट है सोर्स चार्ज के अराउंड, है ना। इसको ही मैं बोलता हूँ क्या है, फील्ड, है ना, इसको ही मैं फील्ड बोलता हूँ, ठीक है। तो फील्ड कुछ इस प्रकार से रहती है ना, ये ऐसी कुछ फील्ड रहती है, ठीक है। इसको मैं बोल दूंगा फील्ड, है ना। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या बता होती है, वो भी देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। आप ये तो पता है कि इस मास के कारण एक एनवायरनमेंट है ना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, जो इनविजिबल एनवायरनमेंट है, इफेक्ट है जो, जिसके कारण इस पे एक फोर्स लग रहा है ना। तो वो एनवायरनमेंट की कुछ किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, किस पे कम फोर्स लगेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उस एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। उस एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, बेसिकली डिफरेंस समझ में आ रहा है, बता रहा है कि एनवायरनमेंट है और ये बता रहा है उसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है। ये वाला ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या बता रहा है, उसकी स्ट्रेंथ को, जो भी इन्वायरमेंट है ना, उसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, ई से डिनोट कर देता हूँ, चलो अभी, है ना। उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन सोर्स ऑन टेस्ट मास एम, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट मास, ठीक है। कितना एक यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बोलता हूँ, है ना। फील्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज द gravitational force experienced पर यूनिट मास, ठीक है। आई बात समझ में, एक यूनिट मास पे कितना फोर्स लग रहा है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड डिस्टेंस बोल देता हूँ, है ना। वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि फोर्स है ना, समझ में। अच्छा, क्या होता है इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, बेसिकली देखो अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं आर बता दूं तो इनके बीच में फोर्स क्या लग रहा होगा, जी एम, इसको इनके बीच का डिस्टेंस बोल दो आर, ठीक है। जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इतना फोर्स लग रहा होगा, डिवाइडेड बाय स्मॉल एम, है ना। और डायरेक्शन माइनस आर कैप बोल दो, आर कैप की डायरेक्शन ये है, माइनस आर कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है ना। आई बात समझ में।
ठीक है, माइनस आर कैप रिप्लेस टू माइनस आर, ठीक है। चलो, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, जी एम अपॉन आर, आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ आर कैप, है ना। ये पॉइंट मासेस के लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए, पॉइंट मास के लिए, ठीक है। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको पता थी, है ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट्स, मतलब कि बॉडी की तरफ होगी, है ना, रेडियली इनवर्ट होगी, ठीक है, पॉइंट मासेस के लिए। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ रही है ना। देखो फील्ड क्या है, नेगेटिव आई है ना, फील्ड नेगेटिव आई मतलब फोर्स क्या है, अ, मेरा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अच्छा यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है कि देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास है क्या चीज, ये क्या है मेरा, सोर्स मास है ना, ये क्या है, सोर्स मास, जिसके जिसके कारण फील्ड निकाल रहे हैं ना, उसी मास को कंसीडर करते हैं सोर्स मास, सोर्स मास एम एन, है ना, ठीक है। आर डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स मास, सोर्स मास से डिस्टेंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट चलता है न्यूट्रल पॉइंट का, है ना। इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या है। पूरी एनालॉजी इसकी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ऑलमोस्ट सेम है ना, शुरुआत की, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एंड विच फील्ड इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। फील्ड जहाँ पे जीरो, ई की वैल्यू जहाँ पे जीरो, वो क्या हो जाता है मेरा, जीरो वेक्टर हो, न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है ना। इतने में समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, दो मासेस दे देगा, उनके बीच में बोलेगा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे है, अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो शिफ्ट करने पे क्या कैसे न्यूट्रल पॉइंट चेंज होगा, ठीक है। ये सब चीजें कर लेगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं ना। फील्ड की वैल्यू जीरो कर दो न्यूट्रल पॉइंट पे, है ना, और उस हिसाब से आपको एक वेरिएबल होगा वो निकाल सकते हो आप उससे, ठीक है। अच्छा मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, है ना। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड उनकी होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सिमेट्रिक बॉडीज, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलना चाहिए ना, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज, ठीक है। बॉडीज इक्वल्स टू, अच्छा क्या होगा, पहला सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग। अच्छा ध्यान देने वाली बात क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग के कुछ इस प्रकार से होती है ना, मेरी सेमी सर्कुलर रिंग का ऐसे होती है कुछ, है ना। अच्छा अगर इसकी डेरिवेशन की मैं बात करूं तो देखो बहुत इजी डेरिवेशन है, उसमें करते क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैं एक इंफिनिट इन्फिनिटसिमल मास कंसीडर कर लूंगा, जो बहुत छोटा मास है ना, उसके कारण इस पॉइंट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना, वो इस मतलब या फिर फील्ड ही निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, है ना, डीएम, है ना, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर इसका रेडियस है ना। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये दो कंपोनेंट बनेंगे, सॉरी फोर्स इस प्रकार से नहीं लगेगा, फोर्स ऐसा कुछ लगेगा, है ना, ए फोर्स लगेगा, है ना। इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, दो कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे भाई, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, दो कंपोनेंट बन गए, है ना। अच्छा यहाँ वाले मास के कारण जो फोर्स लगेगा, उस पे भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाले, है ना। यहाँ वाले मास के कारण जो फोर्स लगेगा उस पे उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ। देखो ऊपर वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, लेकिन ये वाले कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स मेरे क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आपको किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसमें, केवल और केवल किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बेसिकली ये तो मेरे फील्ड हो गई है ना, ये एक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। आपको यहाँ पे दो कंपोनेंट बन रहा है ना मेरे पास, एक बन रहा है ये मेरी फील्ड है, अगर इसको मैं थीटा बोल दूं तो ये बन रहा है मेरा ई कॉस थीटा, है ना, ये बन रहा है ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। तो आपको ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, तो ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो ई नेट मिल जाएगा आपको, है ना, ई नेट मिल जाएगा सेंटर पे, जीरो से कहाँ तक, थीटा की वैल्यू जीरो से पाए तक आप वेरी करा लीजिए, है ना। डीएम की वैल्यू कहाँ से रख देंगे भाई, अरे एम बाय एल, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है मेरे पास रिंग, है ना, रिंग मेरे पास यूनिफॉर्म है, तो डीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेंथ के फॉर्म में आप उसको चेंज कर लेंगे, है ना, ठीक है। डेंसिटी ले लेंगे लैम्डा, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी से लैम्डा लेके आप चेंज कर लेंगे, है ना। तो आपको जो फाइनल आंसर मिलने वाला है रिंग के लिए, वो आंसर आपका ये मिलेगा, है ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, टू बाय पाई
है ना, जे कैप। यहाँ पे रिंग मेरी किस प्रकार से ओरिएंटेड है, ऐसे कुछ रिंग रखी हुई है, ठीक है। रिंग मेरी कुछ ऐसे रखी हुई है ना। ठीक है, ये मेरी रिंग रखी हुई है, ये डीएमएस है ना। तो ये मेरी कुछ फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ई ई नेट, ठीक है। जे कैप डायरेक्शन, ठीक है, ये जे कैप डायरेक्शन मेरी, उसकी वैल्यू कितनी होगी। और फील्ड निकाल कहाँ पे रहा हूँ, पॉइंट बी पे, एट बी, है ना। बी एट बी निकाल रहा हूँ, मतलब सेंटर पे निकाल रहा हूँ, ठीक है। आए बात समझ में। अच्छा, अगर मेरे पास एक सेकेंड ऑब्जेक्ट ले लूँ मैं, क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग है, क्वार्टर रिंग है, तो क्या हो जाएगा, क्वार्टर रिंग में इसकी वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी। देखो क्वार्टर रिंग में क्या होगा, दो कंपोनेंट्स होंगे, ये मेरी क्वार्टर रिंग है ना? अच्छे से बना देता हूँ, ऐसी कुछ है क्वार्टर रिंग मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है सेंटर पे, ठीक है। तो इसके इसके तो दोनों कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट तो कैंसिल नहीं होंगे, देखो इधर साइड कोई मास नहीं है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, है ना, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल नहीं होने वाला है ना। तो दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, है ना। वो दो कंपोनेंट क्या होने वाले हैं, उनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब इलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड की नेट वैल्यू क्या बन जाएगी मेरे पास, 2 बाय पाई जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी अपॉन आर स्क्वायर, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, माइनस आई कैप की डायरेक्शन एक कंपोनेंट बनेगा जे कैप की डायरेक्शन में, टू टू बाय पाई जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, जे कैप की डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरे पास नेट फील्ड बनने वाली है, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड मेरे पास यही बनने वाली है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई भी शक संशय तो नहीं है बस में, है ना, नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, है ना। अब बात कर लेता हूँ, अगर सर्कुलर रिंग की बात करूँ, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे क्या होने वाला है, सर्कुलर रिंग के सेंटर में क्या होने वाला है, यस, सर्कुलर रिंग है, सेंटर पे देखो सारे कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा, तो इसमें क्या हो जाएगी मेरे पास, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, जीरो हो जाएगी, ठीक है, जीरो वेक्टर हो जाएगी ना। तो इसको, सर्कुलर रिंग को अब सर्कुलर रिंग की जगह मैं कंसिडर कर लेता हूँ सर्कुलर आर्क, है ना, सर्कुलर आर्क कंसीडर कर लेता हूँ, सर्कुलर आर्क, ठीक है। सर्कुलर आर्क क्या होती है, कुछ ऐसी है, नॉर्मल आर्क है ना। ये मेरे पास पॉइंट है, इसका सेंटर है ना, और ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर पे फाइव एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, फाइव एंगल सबटेंड कर रही है। अच्छा, इस पे मेरे फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा वो देख लो, 2 बाय 5 साइन 5/2, साइन ऑफ 5/2 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस, ठीक है, फाई इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन देखो अलग अलग हो सकती है, यहाँ ओरिएंटेड होगी तो डायरेक्शन की वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी, सीधे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, है ना। ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। आई बात समझ में, समझ में आई बात। अच्छा चलो, अगर मैं बात करूँ हॉलो स्फेरिकल सेल की, देखो हॉलो स्फेरिकल सेल की बहुत ही बढ़िया बात कर सकते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल, ठीक है। हॉलो लिख दो या स्फेरिकल सेल लिख दो, बात एक ही होती है, दोनों दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। और स्फीयर लिख, चलो ठीक है, जो भी है लिखा हुआ है ना। अच्छा, ये देखो, इसमें तीन केसेस बनते हैं, तीन केसेस कौन कौन से बनते हैं भाई, तीन केस बन रहे हैं, कौन कौन से मेरे तीन केसेस बनते हैं। पहला तो ये हो गया, मेरा मेरे पास ये क्या है, शेल है, ठीक है। अरे वाह, शेल बनाने में भी दिक्कत होगी, पंजा, ऐसा कुछ बनेगी यार। तीन केसेस बन रहे हैं, ये बन गई बड़ी मुश्किल से, है ना, कुछ ऐसी शेल है मेरे पास, ठीक है।
अच्छा, ये हो गई यहाँ इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे एक वन इनसाइड पॉइंट है ना, जिसको मैं एक बोल देता हूँ। एक हो गया मेरा सरफेस का पॉइंट, जिसको मैं बी बोल दे रहा हूँ। एक हो गया मेरा आउटसाइड पॉइंट है ना, सरफेस थ्री बोल दे रहा हूँ, है ना। केस वन क्या हो गया मेरा, इनसाइड, इनसाइड सेल, इनसाइड, है ना। उसकी वैल्यू हो गई इनसाइड, जिसको मैं बोल रहा हूँ ए, ठीक है। केस टू हो गया मेरा सरफेस, ठीक है, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ बी। केस थ्री हो गया मेरा आउटसाइड, इसको बोल दे रहा हूँ सी, ठीक है। अच्छा, चलो, इन तीन पॉइंट्स पे कैसे होगी ग्रेविटेशनल फील्ड, कैसे चेंज करेगी, उसको देखिए, है ना। इनसाइड पॉइंट के लिए केस वन के लिए फील्ड कैसे चेंज करेगी, ए के लिए क्या हो जाएगा, ई एट ए इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। फील्ड एट ए इक्वल्स टू जीरो होगी, है ना। क्योंकि क्या होता है, गॉस गॉस नाम के जो साइंटिस्ट थे उनने बोला था कि गॉस का एक नियम है कि स्फेरिकल सेल, है ना, इस सिमेट्रिक केस में किस प्रकार से मान सकते हो आप, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हो। अगर अगर इसका कैपिटल एम है और रेडियस आर है ना, रेडियस आर है, और ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, सरफेस की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस आर, है ना। और ये वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है मेरी, टोटल स्मॉल आर, ठीक है। तो ये पॉइंट मास की तरह अगर मैं कंसीडर करूंगा, पॉइंट मास के अंदर कंसीडर करूंगा, पॉइंट मास की तरह अगर कंसीडर करूंगा, केस टू अगर मैं बोलूंगा, है ना। तो सरफेस पे क्या हो जाएगी मेरी फील्ड, सरफेस में मेरी फील्ड क्या हो जाएगी, पॉइंट मास है ना। और डिस्टेंस आर, डिस्टेंस पे कितनी फील्ड होती है भाई, GM/r², GM/r² यही होती है ना, ठीक है। और निगेटिव आर डायरेक्शन, है ना, तो यही हो जाएगी मेरी फील्ड, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना। GM/r² हो जाएगी। अच्छा, केस थ्री की अगर मैं बात करूं, पॉइंट मास के कारण, पॉइंट मास के कारण, वेट करना, सी पॉइंट पे कितनी होगी, सी पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा बस, GM/r² माइनस आर कैप, ठीक है। GM/r² माइनस आर कैप, ठीक है। ये हो जाएगी डिफरेंस बस इतना, ठीक है। और अंदर फील्ड जीरो क्यों होगी, क्योंकि पॉइंट मास की तरह मान रहे हो, मतलब पॉइंट मास की तरह मान रहे हो, अंदर कोई फील्ड है तो नहीं। सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, थोड़ा सा चलो कंसीडर करते हैं। यहाँ मान के चलो इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, है ना, इस ए पॉइंट यहाँ पे, है ना। अच्छा, इसके कारण ये मास उसको बहुत ज्यादा तेजी से खींचेंगे, है ना, बहुत ज्यादा तेजी से खींचेंगे, है ना। ये मास देखो, ये कितने मासेस इधर की तरफ, फोर्स कितने मासेस लाएगा, है ना। ये इस साइड वाली डायरेक्शन में फोर्स कितने मासेस लाएंगे, यहाँ तक के मास, है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के ये मासेस का कंपोनेंट्स इसको पीछे की तरफ खींचना चाहेंगे। लेकिन इतने सारे कंपोनेंट्स मिलके इनका फोर्स भले वीक हो, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन ये वाले कंपोनेंट्स क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, है ना। तो इसलिए नेट फील्ड हमेशा जीरो ही हो जाती है ना। ये गॉस लॉ से आपका प्रूव कर सकते हो आप इसको, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन, ठीक है। समझ में आया। तो अगर मैं फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करूंगा, ना, फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इस प्रकार से ले रहा हूँ। तो सीधी लाइन इसमें बड़ी दिक्कत है, इसमें पेंटेन में ये है, ओहो, वेट करना, 2 सेकंड वेट करना। देखो, बड़ी मुश्किल से सीधी लाइन खींची है ना। तो इसकी फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब टिल पॉइंट आ, इस पॉइंट पे क्या है, रेडियस मेरी, या डिस्टेंस बोलना चाहिए, रेडियस बोलना गलत, डिस्टेंस बोलना चाहिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, जिसको मैं बोल दे रहा हूँ आर। यहाँ पे मेरी है फील्ड, फील्ड, ठीक है, फील्ड की वैल्यू। अच्छा, अब टिल पॉइंट आर, है ना, जीरो से पॉइंट आर तक इस फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, फील्ड की वैल्यू जीरो है। देखो, इनसाइड पॉइंट है ना, ये क्या है मेरी रेडियस, रेडियस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे, फील्ड की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, GM/r², GM/r²। देखो, फील्ड की वैल्यू एकदम से बढ़ गई, देखो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है ना, ये देखो, ये जीरो थी, एकदम से ऊपर पहुंच गई, है ना। इसके बाद फील्ड कैसे चेंज होने लगेगी, है ना, इसके बाद फील्ड कैसे चेंज होने लगेगी, फिर ये इस प्रकार से 1/r² के प्रोपोर्शनल ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, 1/r² के प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना। यहाँ पर जीरो रहेगी इसकी वैल्यू, फिर ऐसे चेंज होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी, और इन्फिनिटी तक ये ग्राफ चलते जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में, बात आ गई क्या समझ में, पूरी बात आ गई समझ में। तो ग्राफ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, चला देना यार, थोड़ा सा क्या है,
कि पेंटर में उतना बेटर तरीके से नहीं कर सकते हैं। ऐसा लाइन वाइन का ऑप्शन भी नहीं है, लाइन खींचने का। पीपीटी में लाइन खींचने का ऑप्शन रहता है मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे है जी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि देखो आर की वैल्यू मिनिमम कहाँ है, यहाँ पे है। आगे आर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी और पूरे फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। देखो इसलिए डिक्रीमेंट आएगा आर स्क्वायर का, तो आप ऐसा होता है, ठीक है, 1/r स्क्वायर का। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो इसके बाद बात क्या करेंगे हम लोग, सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की बात करती है ना, सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे। अच्छा एक चीज और दिमाग में रखे रहना, एक चीज और दिमाग में रखे रहना, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि 2 सेकेंड, क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे पास ये यूनिफॉर्म नहीं है, देखो ये यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मासेस का नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ ये शेल है ना, इधर बहुत ज्यादा मास भरा हुआ है, इधर बहुत कम मास है ना, ऐसा कुछ नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर फील्ड की वैल्यू नहीं होगी भाई जीरो, इसके अंदर ई इनसाइड की वैल्यू मेरी जीरो नहीं होने वाली है, ठीक है, जीरो नहीं होने वाली है, समझ में आई बात। क्यों, क्योंकि इसके लिए देखो इतना सारा मास है, डिस्टेंस ही पास ज्यादा तेजी से खींचेगा, डिस्टेंस दूर है, कम मास है ना, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना, इसलिए नहीं होगा, ये चीज नोट कर लेना, ठीक है, प्लीज प्लीज नोट कर लेना। नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड की वैल्यू मेरे पास जीरो नहीं होने वाली है। आ गई बात समझ में, ठीक, चलो इसके बाद बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की। हम्म, बात चला मतलब सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर का केस में क्या होगा, वही तीन चीजें है ना, तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो केस वन इनसाइड, केस वन आउटसाइड देख लेते हैं पहले, केस वन आउटसाइड, ठीक है, केस टू इनसाइड, और केस थ्री कहाँ पे बोलूंगा, केस थ्री सरफेस। चलो तीन केसेस बन रहे हैं यहाँ पे, तीन सिनेरियोज बन रहे हैं, ये मेरे पास था ना मास, ये है मास मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आर पे आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा भाई, फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, लिख लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ सीधे मैं, आउटसाइड पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी, वही पॉइंट मास की तरह काम करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर्ड, आर कैप, ठीक है, माइनस आर कैप डायरेक्शन में अंदर की तरफ फील्ड लगेगी, ठीक है। अच्छा सरफेस पे क्या हो जाएगी मेरी वैल्यू, सरफेस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिखता हूँ, सरफेस पे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर्ड, आर कैप। ये तो उसकी तरह ही है ना, हॉलो स्फीयर की तरह ही है, लेकिन इनसाइड में इसमें फील्ड की वैल्यू नहीं होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो अंदर में मास है ना, यहाँ पे मैं बोलूंगा तो इसका इनके अंदर कुछ ना कुछ मास है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ गई बात, सॉरी आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब कर लेना इसको, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा वरना, है ना, ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। तीन फॉर्मूलेज हैं, देखो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, वरना क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी दिक्कत आएगी, है ना, डिराइव करते नहीं बैठेंगे वहां पे उस दिन, है ना, तो प्लीज इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है मैं डेरिवेशन में टाइम दूं, है ना, ठीक है, चीजें करते आनी चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए किस प्रकार से कर रहे हैं, है ना। ये है मेरे पास ग्राफ, अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ, है ना, ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ अगर मैं, तो कैसे करूंगा ग्राफ प्लॉट, ये देख लेते हैं एक बार, है ना, ये हो जाएगा मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मेरा है आर, आर आर के कारण ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा, ऐसा होगा ग्राफ देखो, आर पे जी, आर तक है ना, ये मेरी क्या है, रेडियस, रेडियस, रेडियस है, ग्राफ कैसे कैसे वैरी करने वाला है, ग्राफ ऐसे वैरी करेगा, देखो इनसाइड में क्या हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रही है फील्ड, किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल है आर डिस्टेंस है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ठीक है, एट पॉइंट आर तक, है ना, सरफेस तक कैसे होगा, सरफेस तक कैसे होगा, है ना, सरफेस पे कैपिटल आर रखोगे तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस पे वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू बोल दो माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये अगेन मैक्सिमम वैल्यू, फिर उसके बाद देखो 1/r² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये ग्राफ मेरा गिरेगा, ये दिख रहा है आपको, -1/r² से ग्राफ गिरने लगेगा, ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा कुछ, समझ में आ गई बात, है ना, ये इंफिनिटी तक जाएगा, ये पॉइंट जीरो है, यहाँ पे भी ये पॉइंट जीरो था लिखा हुआ है, ठीक है,
कोई भी शंका है संशय तो नहीं है ना इसमें ना? दिक्कत तो नहीं है कुछ इसमें? अच्छा, ये फील्ड 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 चिल्ला रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है वो, उस फील्ड को बोलते क्या है? देखते हैं, चलो देखते हैं अभी तो। फील्ड क्या होती है, फील्ड होती क्या है एक्चुअली? फील्ड होती क्या है एक्चुअली? ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, है ना? यही होता है। अच्छा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूंगा, है ना, तो और डिवाइडेड बाय एम कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा मेरा? ए बन जाएगा। इस ए बन जाएगा। ए क्या होता है? ए क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सेलरेशन वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आई बात? मतलब ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? जी, सॉरी, मतलब जी मतलब ग्रेविटी के बोलते हैं। अगर यहाँ पे ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होता है मेरा? जी होता है। वही, उसी उसी को क्या बोलना है भाई? उसी को क्या बोलना है? उसी को, वही तो क्या है, मेरी फील्ड है ना, यही मेरी फील्ड है। जी का फॉर्मूला क्या होगा? है ना, मास, सॉरी, फोर्स अपॉन मास, है ना? फोर्स अपॉन मास होगा ना। मास, है ना, देखो ना, एम ए होता है ना, फोर्स क्या होता है? एम ए। एफ अपॉन एम कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा आपका, है ना? उसको ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को से जोड़ कर दे जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है, मेरी फील्ड भी तो यही है। ठीक है, बात समझ में आई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझ में आया क्या होता है? इसकी डायरेक्शन क्या होती है? माइनस आर कैपिटल, है ना? माइनस आर कैपिटल मतलब कि रेडियली इनवर्स। ठीक है, चलो तो अब इस पे ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं देखो, है ना? एक एक प्लैनेट है ना, अर्थ। अर्थ अर्थ पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, कुछ ना कुछ होगा, है ना, ऐसे। ठीक है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा, है ना? इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी, है ना? इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, जी की वैल्यू पुट कर दो, एम की वैल्यू, अर्थ अर्थ की वैल्यू पुट कर दो मास की जगह, है ना, मास ऑफ अर्थ पुट कर दो, आर यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस, रेडियस जो अर्थ की 6400 किलोमीटर, वो पुट कर दोगे, तो आपकी वैल्यू ये आ जाने वाली है ना? अगर मान के चलो कि प्लेनेट में बोल दूंगा कि मास हो जाएगा हाफ, मास हाफ हो गया सडनली, और फिर उसके बाद रेडियस ये ट्वाइस कर दूं, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? तो ये चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है? ये सब चीजें आप निकाल सकते हो। नॉर्मल रेशियो वगैरह करने की टेक्निक है, और कुछ बहुत ऐसा कुछ कठिन नहीं है ना इसमें। ठीक है, क्लास 12 वाली चीजें हैं ये तो। ठीक है, ये सब आप निकाल सकते हैं, है ना? बेसिकली क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, है ना? अच्छा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंजेस आते हैं? वेरिएशन, वेरिएशन की बात कर लेते हैं हम। वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी, है ना? ठीक है, अब वेरिएशन किस किस चीज के कारण आता है ना? सबसे पहली चीज विथ हाइट अबव द सरफेस। सरफेस में ऊपर जाएंगे, सरफेस में ऊपर उठ के जाएंगे, तो कुछ चेंज आएगा जी में। वो कितना चेंज आएगा, है ना? ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है? अर्थ से एच हाइट तक अगर आप ऊपर उड़ गए, ठीक है, एच हाइट तक ऊपर उड़ गए, तो कैसे चेंज होगा एक्सीलरेशन आपके लिए? ये मेरी रेडियस है ना? तो अब आपकी हाइट क्या हो गई? आर प्लस एच हो गई, न्यू हाइट क्या हो गई? आर प्लस एच हो गई, है ना? तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, ये बात तो आपको पता है, कोई इसमें बड़ी भारी प्रॉब्लम नहीं है ना? ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप, वैलिड है फॉर्मूला, हर जगह वैलिड, एवरी वैलिड एवरीवेयर, वैलिड एवरीवेयर। वेट 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 वेट, इट इज वैलिड एवरीवेयर। ठीक है, वैलिड एवरीवेयर। एक चीज और देखते हैं, ठीक है? अगर मैं बहुत छोटी डिस्टेंस पर हूँ, देन एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, है ना, स्पेशल केस, है ना, स्पेशल केस। ठीक है, देन एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर, ठीक है, मतलब इसकी हाइट बहुत कम है। मान लीजिए ये 6400 किलोमीटर है ना? ये 1 किलोमीटर ऊपर होता है, तो देखो 6400 किलोमीटर के सामने 1 किलोमीटर कुछ कहलाएगा? कुछ भी नहीं कहलाएगा, है ना? तो इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी? अगर मैं अप्रोक्सीमेशन करूँ थोड़ा सा, है ना, जी एम बाय, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एच बाय आर की पावर 2, है ना? ऐसा कुछ हो जाएगा।
ये आ जाएगा कुछ, है ना। अगेन GM/r², ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1+h/r² की पावर -8, ठीक है। अच्छा, जी एच को ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो मेरा जी हो गया ना। जी एच सरफेस, नॉर्मल जी एच सरफेस, है ना, यही होता है ना, GM/r², है ना। आर रेडियस ऑफ अर्थ है ना, जी एच सरफेस इतना ही होगा। अच्छा, अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो इसकी वैल्यू दे जाएगी 1 - 2h/r, ठीक है। 1 - 2h/r, ये क्या हो गया, आपकी वैल्यू क्या हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला आपके पास हो गया, है ना। नियर सरफेस, नियर सरफेस, जी कैसे वैरी करता है, इस प्रकार से वैरी करता है। जी प्राइम इक्वल्स टू जी 1 - 2h/r, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है। एक चीज और लिख लीजिए, हर जगह मत लगा के आ जाइएगा ये। मैं बोल दिया r/2 हाइट तक ऊपर चला गया, ये फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है यहाँ पहले ही कि h इज लेस देन r, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए ओनली फॉर नियर सरफेस केसेस, ठीक है, ठीक है। हमेशा ये है हर जगह वैलिड, लेकिन ये हर जगह वैलिड है ना, ये हर जगह वैलिड है, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएशन ना। अच्छा, एक सेकेंड वेरिएशन किसके कारण आता है, डेप्थ के कारण वेरिएशन आता है ना, बिलो अर्थ सरफेस, है ना, बिलो अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के अंदर घुसेंगे तो भी आपके जी में वेरिएशन आना चालू हो जाएगा। तो वो वेरिएशन क्या आएगा, बिलो अर्थ सरफेस, वो वेरिएशन कैसे आता है वो देख लेते हैं, सही, ये भी पढ़ लेते हैं। अर्थ सरफेस के अंदर घुसने पे क्या वेरिएशन आएगा। अच्छा देखो, ये आप है, अर्थ है ना, ये अर्थ है, यहाँ पहुंचे सपोज आप एच, ये डी, डी बोल दो इसको, डी, डी हाइट नीचे पहुंचे, है ना। ये मेरे रेडियस आर है ना। मान के चलते हैं यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो उसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी बोल देते हैं, यूनिफॉर्म वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या हो जाती है अर्थ की, रो, है ना। क्या बोल दे रहा हूँ मैं, रो बोल दे रहा हूँ, मास ऑफ अर्थ बोल दे रहा हूँ, एम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक इमेजिनरी सर्कल, सर्कल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ इमेजिनरी सर्कल। देखो अब ये सॉलिड स्फीयर वाला केस बन गया, सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा, बाहर वाला मास तो ये देखो, इस केस को मैं दो प्रकार से, पॉइंट पी पे क्या होगा, दो प्रकार से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला मास, ये जो आउटर मास है, ये वाला इस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये वाला मास है, जो ये, ठीक है। ये वाला मास क्या, अभी आप तो फोर्स लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा, क्यों फोर्स नहीं लगा रहा होगा, क्योंकि बाहर वाला मास है ना, स्फेरिकल सेल की तरह एक्ट कर रहे वाला मास तो, लेकिन अंदर वाला मास तो फोर्स लगाएगा ना भाई। अंदर वाला मास आपके लिए क्या है, ऐसा ऐसा नहीं कह सकता कि अंदर वाले सॉलिड स्फीयर के लिए आप सरफेस पे हो, तो उसके कारण क्या हो जाएगी मेरे पास, उसके कारण मेरी वो क्या हो जाएगी, ये आर नहीं है बेसिकली, ये है R - D लिखना चाहिए मुझे, R - D लिखना चाहिए ना, क्योंकि ये पूरा आर होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा पूरा आर, इसको आर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये R - D डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा मेरा, GM/R - D होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, जी रेस वैल्यू क्या रहेगी, GM-R - D, एम डैश क्या है यहाँ पे, एम डैश क्या है, मास ऑफ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ स्फीयर, अर्थ स्फीयर, अर्थ स्फीयर ऑफ रेडियस R - D, R - D रेडियस का ना, ये टोटल मास तो अब बाहर वाला मास तो लगा नहीं रहा है ना फोर्स, एम डैश लगा रहा है केवल, एम डैश के कारण फोर्स लगा होगा। एम डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, है ना, रो इंटू डी, रो इंटू डी, रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी, सॉरी मास, वॉल्यूम करना चाहिए, डी बोलता हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, वॉल्यूम होना चाहिए ना। वॉल्यूम ऑफ दिस पॉइंट कितनी होगी, 4/3 पाई R - D का होल क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा। अच्छा, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, एम डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन R - D होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है। इसको लिख दो भाई, यहाँ पे लिख दो, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी वैल्यू, जी प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जी एम R - D होल क्यूब अपॉन आर क्यूब, R - D होल स्क्वायर,
सॉल्व करोगे क्या बच जाएगा, जी एन अपॉन आर, आर क्यू, आर माइनस टी, ठीक है। जी प्राइम, जी प्राइम की वैल्यू आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर बाहर लेके रहने दो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर बाहर लेके रहने दो, और एक आर अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा, डिवाइड करोगे माइनस वन माइनस टी बाय आर आ जाएगा, है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फाइनली आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, जी प्राइम इक्वल टू जी वन माइनस डी बाय आर, ठीक है। डेप्थ के साथ ऐसे वैरी करता है, और ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, इट इज वैलिड एवरीवेयर, वैलिड एवरीवेयर, एवरीवेयर, ठीक है। आई बात समझ में, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में, है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा, तीसरा पॉइंट क्या है मेरे पास, क्या और कैसे चेंज होती है, और कैसे चेंज होती है वैल्यू की, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ भी चेंज होती है। पहले कर लेते हैं ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ के कारण क्या चेंजेस आते हैं, आप देखिए ना। सबको पता है कि अर्थ ऐसी तो है नहीं, अर्थ कैसी है, ओवल, ओवल शेप की है ना, कुछ ऐसी है, ठीक है। अर्थ किस शेप की है, ओवल शेप की है, ठीक है। ये मेरा क्या है, कंप्लीट सर्कल, ये जो भी एजम्पशन हमारा चल रहा है वो कंप्लीट सर्कल के लिए चल रहा था, है ना, लेकिन अर्थ बेसिकली है किस शेप की, कुछ ऐसी, ठीक है, हल्की सी ओवल, ओवल नजर आ रही, देख, यहाँ से देख, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जिसको मैं आर बोल रहा हूँ, है ना, आर पी बोल रहा हूँ, है ना, आर पी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, आर पी, इसको बोल रहा हूँ मैं प्यार से आर और पी, और इसको बोल दूंगा मैं आर और ई, ठीक है। आर ई में और आर पी में कौन बड़ा है, आर ई ऑब्वियसली बड़ा है आर पी से, है ना, आर ई ऑब्वियसली बड़ा है आर पी से, कैसे दिख रहा है भाई, साफ दिख रहा है ना। पोल पे, पोल पे, पोल पे बेसिकली मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, आर पी मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पोल पे मेरी रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। ड्यू टू दिस क्या होता है कि क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इक्वेटर पे मेरी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना, जी एट इक्वेटर ज्यादा हो जाएगी, सॉरी जी एट इक्वेटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, जी एट इक्वेटर कम हो जाएगी जी एट पोल से, ठीक है, पोल से कम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ऐसा, क्यों हो जाने वाला है, अरे भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जहाँ रेडियस ज्यादा वहां पे, जहाँ रेडियस की वैल्यू ज्यादा वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू कम, है ना, जहाँ पे रेडियस की वैल्यू कम वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू ज्यादा, है ना। ये क्या है, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ के कारण हो रहा है ना, शेप ऑफ अर्थ के कारण आ रहा है ना। लेकिन क्या हो रहा था, ये हम लोग का एजम्पशन था, ठीक है, अभी तक ये एजम्पशन चल रहा था हमारा, बट बट these theoretical results, these theoretical results do not match with, do not match with experimental results, experimental results, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं किए, क्यों नहीं किए, कुछ इस प्रकार से, हम लोग को क्या पता चल रहा है, ये हमारा एजम्पशन आना चाहिए, है ना, ये हमारा एजम्पशन था थ्योरेटिकली कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा था, जी एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन जी एट पोल, ये हो रहा था हमारे साथ, इसका ठीक उल्टा हो रहा था, हम लोग को ऐसा मेजर करने में आ रहा था, है ना। तो वो क्यों हो रहा था, वो चीज समझते हैं, उसके लिए फोर्थ रीजन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फोर्थ रीजन रिस्पॉन्सिबल है, वो समझते हैं, वो क्यों हो रहा था, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऐसा हो रहा था, क्यों ऐसा हो रहा है, देखो मेरे पास एक अर्थ ऐसा है ना, अर्थ ऐसी है, ठीक है, ज्यादा ही चपटी बन गई ना, ये है अर्थ मेरी, ठीक है ना, ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ की, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा समझ में, एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरी। अच्छा, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, पोल की, जीरो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट की पोल की डिस्टेंस कितनी है, जीरो,
तो क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको बोलते हैं। ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये बात सबको पता है। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक फोर्स तो लगता ही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना? अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और तो इस पॉइंट पे देखो, आर की वैल्यू ज्यादा है ना, आर की वैल्यू ज्यादा है। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस से, सेंटर से डिस्टेंस नहीं है मेरे भाई, सेंटर से डिस्टेंस नहीं है भाई बहनों। क्या है आर यहाँ पे? ऐसे लिख देता हूँ मैं, कुछ और बोल देता हूँ मैं इसको, चलो आर, छोटा आर बोल देता हूँ, है ना? सेंटर से डिस्टेंस नहीं है ये है एक्सिस, एक्सिस से डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है? समझ में आ गई बात? ऐसा है। तो एक्सिस से डिस्टेंस तो यहाँ ज्यादा है ना? तो यहाँ पे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो मेरी जी की वैल्यू कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाती है ना। जी का वैल्यू का मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको डायरेक्ट, वो उसको एनालिसिस करना है उसका, ठीक है? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू जी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाती है? जी इफेक्टिव होती है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या बोला है? कॉस थीटा क्या बोला है बताता हूँ। कॉस थीटा आपका है ये वाला एंगल, इस, यहाँ एक है, ये आर ऐसा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये मेरा आर है, ठीक है? आर क्या है? इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ अगर बेसिकली, अगर ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, है ना? ये सेंटर है, ये मेरा आर है ना? तो ये 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 पॉइंट, ये हो जाता है मेरा आर, है ना? ये हो जाता है मेरा कैपिटल आर रेडियस, ये हो जाता है मेरी एक्सेस से डिस्टेंस, ठीक है? और ये जो एंगल बन रहा है आपका, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है कहाँ पे? ये वाला थीटा, इसको क्या बोल देता हूँ मैं? ये वाला थीटा, है ना? ये वाला थीटा इसको बोल दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये वैल्यू आपकी रहती है। अगर इसकी वैल्यू और निकालोगे तो क्या रहेगी? जी प्राइम इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाती है। अच्छा, पोल्स पे निकाल के देखो, इस फॉर्मूले को पोल्स पे एनालिसिस करके देखते हैं। पोल्स पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? पाई बाय टू, है ना? कॉस पाई बाय टू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। एट पोल्स क्या हो जाएगी? कॉस पाई बाय टू की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी ना? समझ आएगी कि नहीं? ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, जी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी के बराबर हो जाएगी, है ना? और एट इक्वेटर, इक्वेटर मतलब क्या है? यहाँ पे, है ना? इक्वेटर मतलब यहाँ पे, ठीक है? इक्वेटर पे क्या हो जाएगी? एट इक्वेटर, इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी? कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है? वन, है ना? तो जी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी? ओमेगा स्क्वायर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आई बात समझ में? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगी मेरी वैल्यू। इसलिए देखो कुछ वैल्यू घट गई ना, यहाँ ज्यादा हो गई, तो ये ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज लाता है, ना कि ये शेप ऑफ अर्थ से ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज क्या होता है? रोटेशनल ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना? आपको एक और बहुत ही खास बात बताता हूँ, बहुत ही खास बात बताता हूँ। एक फिगर अभी आपको देखने में आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया, ये फिगर नहीं, सॉरी, एक एक मतलब ये कह सकते हो एक टाइम की वैल्यू होती है ना? टाइम की वैल्यू, है ना? कुछ इस प्रकार से, टू पाई अंडर रूट आर अपॉन जी, है ना? ये पॉइंट, ये जो टाइम है ना, ये कई जगह आपको दिखेगा, दो तीन चार बार आपको दिखेगा, ग्रेविटेशन में ही दो तीन बार दिखेगा, अर्थ में और भी जगह दिखेगा। तो ये चीज आप याद रखना। अगर अर्थ का टाइम पीरियड, अभी अर्थ का टाइम पीरियड कितना चल रहा है? अर्थ का टाइम पीरियड क्या चल रहा है? 24 घंटे चल रहा है ना, 24 आवर्स 6 मिनट्स। अर्थ का टाइम पीरियड कौन सा? अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेशन, एक दिन में एक बार रोटेशन हो जाती है ना, सिक्स, मतलब 6 मिनट बोल रहा हूँ यार, पता नहीं एग्जैक्टली कितना है ना? याद नहीं है मुझे, है ना? लेकिन 20, सॉरी, 6 मिनट, 6 आवर्स तो उसमें होता है ना? ईयरली होता है ना, जिसके कारण लीप ईयर आता है ना? तो अर्थ का सीधा सीधा कितना है? 24 आवर्स में एक रोटेशन ले लेती है। अगर अर्थ का एक रोटेशन मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाए? 84 मिनट्स, है ना? 84 मिनट्स। अगर इस जगह आप वैल्यू रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, इफेक्टिव नहीं है, जी इफेक्टिव नहीं है, जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू कुछ निकल के आती है 84 मिनट्स। अगर अर्थ का टाइम पीरियड अगर इतना हो जाए, तो आपको इक्वेटर पे
जी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी। जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब आप वेटलेसनेस फील करने देंगे, वेटलेसनेस फील करने देंगे। कहाँ पे, इक्वेटर। ठीक है, समझ में आई बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब फैक्ट है एक प्रकार से, है ना। है ना, पॉसिबल तो है नहीं भाई 84 मिनट में एक बार सर्कल पूरा हो जाए, है ना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा। अगली वीडियो में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन होगा, पूरी तरीके से पोटेंशियल के बारे में पूरा डिस्कशन होगा, है ना। उसके बाद एस्केप वेलोसिटी देखेंगे, है ना। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में सैटेलाइट मोशन या केपलर लॉस वगैरह ये सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। दिस इज आशुतोष अगेन साइनिंग ऑफ। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए प्लीज, है ना। गुड बाय।